हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है और मैं टीकम चंद। आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन मैथमेटिक्स फर्स्ट के पेपर सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक कीजिए और सबसे पहले उसको देखिए। चलो बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर इसका 3 है और 3 के अंदर लिखा हुआ 0। क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन के अंदर बोला गया कि एक फंक्शन आपके पास में है और वो फंक्शन जो है रोल्स थ्योरम के सारे के सारी जितनी भी हाइपोथेसिस या कंडीशंस हैं उनको क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तब आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है कैलकुलेट करके बताएंगे। अब रोल्स थ्योरम होती क्या है? रोल्स थ्योरम होती है कि मान लेते हैं आपका फंक्शन f जो है वो क्लोज्ड इंटरवल a, b पर, ध्यान से सुनेगा। fx आपका डिफाइन है किस पर? क्लोज्ड इंटरवल a, b पर। वो कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पर और वो डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल a, b पर। तब उस ओपन इंटरवल एट वेल एज तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि अगर f of b इक्वल टू f of a है तब उस ओपन इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट c इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा कि उसके ऊपर उसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0 होगा। या इस तरह से हम कहें ज्योमेट्रिकल मीन कि उस कर्व के उस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो किसका पैरेलल होगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, अभी मैंने बताया तीसरी प्रॉपर्टी है कि f of b इक्वल टू f of a हो। तो f of b इक्वल टू f of a दिया हुआ है क्योंकि रोल्स थ्योरम को क्या करता है, वो सेटिस्फाई करता है। तो इसका मतलब f of 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? f of 2 के इक्वल है। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, यहाँ पे दिया हुआ है डेरिवेटिव। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कितना होगा? सिंपली आपके पास में क्या होगा? एक फंक्शन होगा fx, तो इसका इंटीग्रेशन जो है f x का कितना हो जाएगा? f of x। लिमिट पुट करोगे कितना आ गया? f of 2 माइनस f of 1। रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब f of 1 की वैल्यू किसके इक्वल है? f of 2 के। जैसे पुट करोगे आंसर कितना आ गया? 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, जस्ट आपको हाइपोथेसिस याद होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ 32 और क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि आपके पास में एक कर्व है r इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा। इस कर्व का आपको निकालना है कर्वेचर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको निकालना है कर्वेचर। और कर्वेचर जो है वो होता है 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार हम जब क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर रहता है। और एग्जाम के अंदर हम रो निकाल करके जब कर्वेचर पूछा जाता है तो ऑप्शन पे टिक भी किसके कर देते हैं? जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हमें पूछा गया है कर्वेचर किसके लिए? कि इसके लिए। और किस पॉइंट पर? थीटा। मींस आर्बिट्रेरी पॉइंट दिया हुआ है। इस कर्व के किसी आर्बिट्रेरी पॉइंट थीटा पर आपको कर्वेचर कैलकुलेट करना। और हम सबको पता है कि जो कर्वेचर होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? रेसिप्रोकल। इसका मतलब कर्वेचर कितना होगा? 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं। क्योंकि हमें जो कर्व दिया हुआ है वो कर्व किस फॉर्म में दिया हुआ है? पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, r और थीटा के अंदर दिया हुआ है। और जब r और थीटा में हम रो कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला ये होता है। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। मेरे पास में 3 मेथड है। तीसरे वाला मेथड जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट मेथड है और सटीक मेथड है, जिसके अंदर आप क्वेश्चन को मुश्किल से 15 से 20 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले हम उन दोनों मेथड्स की बात करते हैं जो इनके जनरल मेथड्स हैं। कैसे सॉल्व करें? पहला इंप्रेशन या पहले हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है वो आता है कि पोलर कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है तो हम क्यों ना पोलर कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? रो इक्वल टू, रो है यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर, r स्क्वायर प्लस dr बाई डी थीटा का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स dr बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस r d2 r ओवर डी थीटा स्क्वायर। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? एक तो dr बाई डी थीटा कैलकुलेट करना है, d2 r ओवर डी थीटा स्क्वायर कैलकुलेट करना और इस फॉर्मूले में पुट करना। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल करके हमें क्या निकालना? कर्वेचर। तो मैंने क्या किया? r इक्वल टू a sin थीटा प्लस b cos थीटा से हमने dr बाई डी थीटा निकाला, d2 r ओवर डी थीटा स्क्वायर निकाल करके मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया। ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन आ गया। अब ध्यान से देखो, मैंने एक ही स्टेप में इसको इस तरह से लिख दिया। क्यों लिख दिया? इतना विजुलाइज कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आप सबने पढ़ा होगा कितना होता है? 2 टाइम्स। सॉरी 2 टाइम्स क्या? हाँ 2 टाइम्स क्या होगा? यहाँ पे a और b अलग अलग है, सेम नहीं है, सॉरी। तो इसको c माइनस d का इस तरह से होल स्क्वायर ओपन करो। तो यहाँ पे ध्यान से जैसे स्क्वायर ओपन करता हूँ यहाँ आएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ओपन करूंगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है? 1। एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है।
तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से b स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ से आएगा 2ab sin थीटा cos थीटा, यहाँ से माइनस के 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंदर कितना बचा, केवल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। यहाँ पे चलते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे a sin थीटा प्लस b cos थीटा, a cos थीटा, a sin थीटा, स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहाँ आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी कितना आएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, चाहो तो इन दोनों को ऐड कर देना, ये 2 टाइम्स आ जाएगा, तो 2 टाइम्स a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहाँ से आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना बच गया cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, अगेन कितना हो गया 1। इसका मतलब नीचे जो एक्सप्रेशन आएगा पूरा कैंसिल होने के बाद में वो आएगा 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट करेंगे, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, और कर्वेचर कितना होता है इसका रेसिप्रोकल, तो कितना आ गया 2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा पहला मेथड था। इस मेथड से आप करोगे, थोड़ा लेंथी है, आपको दिख भी रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेथड नंबर सेकंड अप्लाई करते हैं, और मेथड नंबर सेकंड है कि क्यों ना हम इस कर्व को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करते हैं या कार्टेशियन कर्व के अंदर चेंज करते हैं। और कार्टेशियन में चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो इक्वेशन आपके पास में दे रखी है, दोनों तरफ मैंने इसको r से मल्टीप्लाई किया, ये r स्क्वायर हो गया, इसको मैंने लिख दिया r sin थीटा r cos थीटा। आप सबको पता है r cos थीटा x होता है, r sin थीटा y होता है, और r स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये मुझे एक एक्सप्रेशन मिल गया। जब आपके पास में x और y के अंदर एक्सप्रेशन दिया हो तो रो निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में ये होता है, dy बाई dx यहाँ पे आ रहा है, d2y ओवर dx स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन से dy बाई dx निकालना है, d2y ओवर dx स्क्वायर निकालना है। मैंने यहाँ पे dy बाई dx निकाल लिया और d2y ओवर dx स्क्वायर का एक्सप्रेशन ये आ गया। अब ध्यान से देखो, जब d2y ओवर dx स्क्वायर निकाल रहे हो तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ रहा है, y डैश आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू को, y डैश की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। चलो आगे देखते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। तो y डैश की वैल्यू जैसे इसके अंदर पुट करोगे, आपके पास में एक्सप्रेशन जो है वो एक्सप्रेशन कितना बनेगा, ध्यान से देखो, y डबल डैश की वैल्यू कितनी होगी, y डबल डैश इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट कर लो तो ये कितना हो गया 2 टाइम्स अपॉन a माइनस 2y यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस आपके पास में हो गया 2 टाइम्स 2x माइनस b, और ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा अपने पास में a माइनस 2y का होल स्क्वायर इंटू y डैश की वैल्यू ये रही, पुट करेंगे, ये कितना हो गया 2x माइनस b अपॉन a माइनस 2y। यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा होल क्यूब, ये 2 है, 2 क्या करोगे आप कॉमन ले लोगे, जैसे 2 कॉमन लोगे आपके पास में कितना बचेगा 2, तो आपने कॉमन ले लिया। नीचे इसकी कितना आएगा, यहाँ से a माइनस 2y का होल क्यूब जो है वो आपने क्या लिया, कॉमन ले लिया। ध्यान से देखो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे a माइनस 2y ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कितना होगा, केवल a माइनस 2y का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ आपके पास में प्लस, और ये कितना हो गया 2x माइनस b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ओपन करोगे कितना हो गया 2 टाइम्स a माइनस 2y का होल क्यूब। अब ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं साथ में। अब ध्यान से देखो, यहां से कितना आएगा माइनस के 4ay और प्लस के 4y स्क्वायर, एज वेल एज यहां से क्या आएगा माइनस के 4bx और प्लस के कितना आ गया b स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब इस क्वांटिटी को देखो, सॉरी b स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, केवल 4x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस पूरी क्वांटिटी से अगर मैं 4 को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के ay माइनस के bx, और इसके वैल्यू कितनी है 0। जैसे इस पूरी क्वांटिटी से मैं 4 कॉमन लेता हूं तो ये क्वांटिटी बन जाती है, और इसके वैल्यू कितनी है 0। इसका मतलब ये पूरी क्वांटिटी कितनी होगी 0, तो हमारे पास में कितना आ गया 2 टाइम्स a माइनस 2y का होल क्यूब, और ब्रैकेट में कितना बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसके वैल्यू मिल गई मुझे, y डबल डैश की। फॉर्मूला रो का, रो इक्वल्स टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो 1 प्लस dy बाई dx वो रहा, इसको लिखेंगे 2x माइनस b अपॉन 4, ये इसको इस तरह से लिख लो a माइनस 2y, इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर, और पावर टोटल कितनी है 3 अपॉन 2 अपॉन इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो हो गया 2 टाइम्स a माइनस 2y का होल क्यूब और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसको एलसीएम लेते हैं, a माइनस 2y का होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, a माइनस 2y का होल स्क्वायर जब बाहर लोगे तो यहाँ पे 3/2 इस 2 से कैंसिल होके बाहर कितना आ गया a माइनस 2y का होल क्यूब, इस a माइनस 2y के होल क्यूब से कैंसिल आउट, तो रो की वैल्यू कितनी आ गई, रो इक्वल्स टू, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो ब्रैकेट में कितना बच गया a माइनस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस b का होल स्क्वायर, और पावर कितनी 3/2 अपॉन नीचे कितना बच गया आपके पास में 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, वापस इसको ओपन करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, और प्लस के साथ में क्या आएगा आपके पास में, जैसे इसको ओपन करोगे तो सेम क्वांटिटी आपकी ये बन गई। अगेन 4 कॉमन लेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0। इसका मतलब ऊपर वाली क्वांटिटी केवल कितनी बचेगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन
2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे अगेन सेम चीज, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रो आ गया। कैलकुलेशन कितना होता है 1 अपॉन रो करेंगे, ये अपना आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मेथड नंबर फर्स्ट को चाहे हम अप्लाई करें चाहे मेथड नंबर सेकंड को हम अप्लाई करें, दोनों ही लेंथी हो जा रहे हैं। 1 मिनट में तो सॉल्व नहीं होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा है। इस सिचुएशन में क्या करें, इस क्वेश्चन का मेथड नंबर थर्ड जो आपको एग्जाम में करना था। जब भी हम किसी क्वेश्चन को ये कहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक है या कुछ है, तो इसका मतलब या तो हमने कुछ ट्रिक बनाई हुई है कैलकुलेट करके, या फिर हम किसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां पर भी हमेशा कुछ करेंगे, यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी ये है, ध्यान से सुनना, कि किसी भी सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर उस सर्कल की रेडियस के इक्वल होता है। ज्योमेट्रिकली भी आप इसको देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इतना टाइम नहीं है, हम सिर्फ इतना देख लो, इतना याद आपको होना चाहिए कि किसी भी सर्कल का, चाहे वो कैसा भी उसका सेंटर हो, कितनी भी रेडियस हो, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा उस सर्कल के रेडियस के इक्वल होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। ध्यान से देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं। ये मेथड नंबर सेकंड हो गया, मैं यहीं पे थोड़ा छोटा सा है जो एग्जाम में आपको सोचना था। मेथड नंबर थर्ड, और मेथड नंबर थर्ड ध्यान से देखो, हमने इस इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज कर दिया, इतना तो आपको करना ही है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई माइनस बी एक्स इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो ये जो इक्वेशन आपके पास में है, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, सेम, और कितना 1, एक्स वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 0। ये सर्कल की इक्वेशन है, और इस सर्कल के केस में इसका जो सेंटर की बात करें तो सेंटर कितना आएगा आपको बताइए, कितना हो गया b/2 a/2, सबको निकालना था। रेडियस कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर बाई 4 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और माइनस जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन। और हम सबको पता है कि रो जो होता है क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन किसकी, एक सर्कल की इक्वेशन है। हमने इसको कार्टेशियन में चेंज कर लिया। कार्टेशियन में चेंज करने में पता लगता है कि इक्वेशन सर्कल की, और हम सबको पता है कि सर्कल की इक्वेशन में या सर्कल के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके रेडियस के इक्वल। तो रो किसके इक्वल हो जाएगा, आर के इक्वल, और आर कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। दिस इंप्लाइज यहां से कर्वेचर की वैल्यू कितनी होगी, कर्वेचर आ गया आपके पास में 1 अपॉन रो, और ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो बस आपको इतना सा करना था, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं भी सही, जिसमें अगर आपको पता है कि इक्वेशन किसकी, तो आप आंसर जो है वो ऑप्शन देख के बता दोगे कि इसका आंसर होगा। तो चलो ये इसका आसान सा था, जो आपको करना था एग्जाम के अंदर, सोचना था। बाकी दोनों जो मेथड है वो थोड़ा लेंथी है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये हमारे पास में कौन सा था, क्वेश्चन नंबर बात करें, ये हमारे पास 32 था। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 भी आसान है, कैसे कैलकुलेट करना है पहले मैं बोर्ड आउट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर आपको दिया हुआ है एक सेक्टोरियल एरिया आपको डिफाइन करके दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया है कि ये एरिया जो है वो मैक्सिमम कब होगा, और मैक्सिमम है तो रेडियस कितनी होगी। ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 नहीं 33, और 33 का जो आंसर है वो आंसर है p/4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि सेक्टर ऑफ ए सर्कल, सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, और इसका हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, और पेरीमीटर डिफाइन करके दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है p, और बोला गया है एज वेल एज कि आपके पास में इसका जो एरिया है वो एरिया क्या दिया हुआ आपको इज मैक्सिमम, ठीक है। तो उस केस में आपको बताना है कि उसकी रेडियस जो है वो कितनी होगी, उस सर्कल की रेडियस कितनी होगी। ध्यान से क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि एक सर्कल है, और उस सर्कल का जो एक सेक्टर है, उस सेक्टर का पेरीमीटर दिया हुआ होता क्या है सेक्टर, पेरीमीटर तो सबको पता है, उसकी टोटल लेंथ निकाल लेंगे हम लोग, और वो हमें डिफाइन करके दी हुई है, क्वेश्चन में दी हुई है p। जब भी कोई क्वेश्चन में कोई चीज देता है तो आंसर उसी फॉर्म में होता है। रेडियस आपको निकालना है, आप एज्यूम करोगे कि मान लेते हैं उसकी रेडियस कितनी है r, वो हमें कैलकुलेट करना है, लेकिन किस टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं, हमेशा जो चीज हमें दी हुई है। और आंसर में भी अगर आप देखोगे 4 ऑप्शन में p दिया हुआ है, क्योंकि हमें दिया केवल यही है, तो p के फॉर्म में हमें आंसर निकालना। अब ध्यान से देखो होता है, मान लेते हैं हमारे पास में ये सर्कल है, ठीक है, ढंग से बनानी जैसा भी है, और ये इसका सेंटर है, ठीक है। r इसकी मान लेता हूं मैं रेडियस है, सपोज ये r इसकी रेडियस है, ये मैं मान के चल रहा हूं, और यही हमें निकालना है।
एक इसका सेक्टर लेते हैं और सेक्टर का मतलब होता है कुछ इस तरह से एक आर्क को लेते हुए जो वो सेक्टर इंटरसेक्ट करता है सेंटर से। ये एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी है, सपोज ऐसे, ये आर्क की लेंथ है, ये इसके रेडियस है, और ये एंगल कितना थीटा, और आपको पता है ये भी कितनी होगी, रेडियस आर। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, इसको सी मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं, ये बी हो गया, तो हमारे पास सेक्टर कौन सा बना, सी, ए और बी। ये जो टोटल पार्ट है ये पूरा क्या बन गया, एक सेक्टर। और आपको ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि सेक्टर का जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना है आपके पास में, पी है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम दिया जो पेरीमीटर है वो पेरीमीटर कितना है आपके पास में, वो दिया हुआ आपके पास में पी। पेरीमीटर का मतलब टोटल लेंथ, तो कितना होगा, ध्यान से देखो, आर यहां से यहां तक, प्लस ये आर्क लेंथ कितनी, एस, और प्लस वापस ये कितना, आर, और ये कितना दिया हुआ पी। दिस इंप्लाइज एस की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, पी माइनस 2r। क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं, ध्यान से देखो। अब क्या हमें पूछा गया, हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि अब ये सेक्टर का पेरीमीटर देख करके पूछा गया है कि इसका जो एरिया है वो एरिया क्या है, मैक्सिमम। और आप सबको पता है कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो एरिया कितना होता है, 1/2 r स्क्वायर थीटा। यहां पे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी, पुट करनी। ये एरिया कैसा दिया हुआ है, मैक्सिमम, और मैक्सिमम दिया हुआ है, और मैक्सिमम के लिए हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, हमें निकालना है क्या, हमें निकालना रेडियस, तो हम क्या करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो इस थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा। थीटा की वैल्यू हमें जो गिवन डाटा उसके फॉर्म में लानी पड़ेगी, और गिवन डाटा क्या है मेरे पास में, पी। गिवन डाटा क्या है मेरे पास में, पी, आर मुझे निकालना है। इस फॉर्म में मिलाते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं आर के रेस्पेक्ट में, जीरो करते हैं, वहां से पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो जिस पर मैक्सिमम होगा उस पर मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, आप सबको पता है ये सर्कल है, ये एक सेक्टर है, और इस सेक्टर के अंदर एस जो होता है, एस को बोलते हैं आर्क। आर्क कितना होता है, जो एंगल बना रहा है, जिसका डिस्प्लेसमेंट है यहां से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू मल्टीप्लाइड बाय उसकी रेडियस, मींस एस इक्वल टू कितना होता है, आर थीटा। तो दिस इंप्लाइज यहां से थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन एस। थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन एस, और एस की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, पी माइनस 2r। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे, ठीक है, आर, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गया, आर अपॉन एस, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे 1/2, और कितना हो गया, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर के साथ में थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आर अपॉन एस। कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं, यहाँ से पेरीमीटर आपको p दिया हुआ है, r प्लस एस इक्वल टू p, s की वैल्यू कितनी होगी, p माइनस 2r, क्योंकि इस फॉर्म में हमें चाहिए। आर स्क्वायर और थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू हमारे पास में s अपॉन r, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, s अपॉन r। जैसे यहाँ पे पुट करेंगे तो ध्यान से देखो ये कितना हो गया, s अपॉन r, r से r कैंसिल आउट हो गया, 1/2, और कितना हो गया, rs। दिस इंप्लाइज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की जो वैल्यू है आपके पास में वो कितनी आ गई, 1/2 और r। अब ध्यान से देखो s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, p माइनस 2r, और हम इस तरह से लिख सकते हैं a इक्वल टू इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो गया rp अपॉन 2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बच गया, r स्क्वायर। ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एरिया है वो एरिया क्या है, मैक्सिमम है। एरिया मैक्सिमम होने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम है कि नहीं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए, हमें निकालना भी रेडियस है। तो इस r की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करेंगे, r की वैल्यू पूछा है तो r के रेस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां से मैंने क्या किया, dA ओवर dr, और इसको मैंने क्या कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया। वही सेम चीज क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, जैसे करोगे p यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, p/2 बाहर आ जाएगा, तो ये तो कितना हो गया, p अपॉन 2 माइनस, यहां से ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 2r, कितना हो गया, 2r। जैसे लिखोगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0, जीरो करना है। हमें किसके वैल्यू निकालनी थी, r की वैल्यू, और r इक्वल टू ध्यान से देखो कितना आ गया, p अपॉन 4। अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि r की वैल्यू जो है हमें p के फॉर्म में मिलेगी। p यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब r की एक फिक्स वैल्यू मिलेगी कितनी, p/4। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम है तो हमें चेक नहीं करना है कि मैक्सिमम है कि नहीं है। इसी पर क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, इस पॉइंट पर ही मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो r हमें निकालना था रेडियस, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, p/4। इस r इक्वल टू p/4 के लिए हमारे पास में जो एरिया दे रखा है वो एरिया कितना होगा, मैक्सिमम होगा। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि r की क्या वैल्यू हो, इस सर्कल की रेडियस कितनी होनी चाहिए कि इसका जो सेक्टोरियल एरिया है वो सेक्टोरियल एरिया कितना हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो कितनी होनी चाहिए, p/4। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था जो आप कैलकुलेट कर सकते थे, कोई मुश्किल नहीं था।
अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की, 33 था, 34 ध्यान से देखो। 34 के अंदर ये क्वेश्चन जो 34 है ये एसीएफ के अंदर भी आया था, अभी जो पहले पेपर हुआ था, ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और बात करते क्वेश्चन नंबर 34 की, और 34 के अंदर हमें जो आंसर दे रखा है वो आंसर है हमारे पास में 1, और 1 के अंदर दिया हुआ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4/27 ए और x माइनस 2a का होल क्यूब। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि आपके पास में एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसका हमें निकालना है, क्या निकालना है, इवोल्यूट। और इवोल्यूट निकालने के जो है वो दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये कि ये आपके पास में जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का हम क्या करें, सेंटर निकालें, और उस सेंटर नहीं, सॉरी, कर्वेचर निकालें, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालें और उसका लोकस लें। तो पहले डेफिनेशन तो होती है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या निकालो, लोकस निकालो। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसके नॉर्मल की इक्वेशन निकालो, और नॉर्मल की इक्वेशन का हमें क्या निकालना, एनवेलप। तो दूसरा तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इवोल्यूट क्या होता है हमारे पास में, इवोल्यूट होता है एनवेलप ऑफ किसका, नॉर्मल का। तो नॉर्मल का एनवेलप निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसकी इक्वेशन के नॉर्मल याद होना चाहिए, या हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस कर्व याद होना चाहिए। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल सबको पता है कि एक टेंजेंट लाइन होती है और उसके परपेंडिकुलर लाइन, उस पॉइंट से पास होने वाले परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, नॉर्मल होती है। जितने भी आपके पास में स्टैंडर्ड कॉनिक सेक्शन है, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू जो एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्कल है, और एज वेल एज आपके पास में ये जो पैराबोला है, इनके आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आगे क्वेश्चन आया हुआ भी है, वहां पे इलिप्स का नॉर्मल आपको याद होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या होता है, आसान नहीं है, तो इसके पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ले लो, 80 स्क्वायर 280, और उससे नॉर्मल की इक्वेशन सबसे पहले निकालो। तो नॉर्मल की इक्वेशन जो है, इसके लिए नॉर्मल जो होता है वो नॉर्मल की इक्वेशन कितनी होती है, ध्यान से देखो। नॉर्मल होता है इसके लिए y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये होता है इसका नॉर्मल। हमें क्या करना है, इस नॉर्मल का एनवेलप निकालना, और जब इसका एनवेलप निकालना तो एनवेलप की कंडीशन ये होती है कि उस नॉर्मल की इक्वेशन में पहचाने की पैरामीटर कौन सा है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर होता है वो m जो है हमारा पैरामीटर होता है, और पैरामीटर अगर है तो हम क्या करना है, इस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। लेकिन किससे करना है, एलिमिनेट करना है, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके m की वैल्यू निकालो, और यहाँ पे क्या कर दो, पुट करो। मैं वही कर रहा हूँ, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखो m के रेस्पेक्ट में ये तो 0 हो गया, ये कितना हो गया x माइनस ये कितना हो गया 2a, और माइनस कितना हो गया am स्क्वायर इक्वल टू 0। और ध्यान से देखो यहाँ से m स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी ये 3 आएगा यहाँ पे, जैसे डिफरेंशिएट करोगे 3am स्क्वायर आएगा, तो m स्क्वायर की जो वैल्यू आगे वो कितनी आ गई, x माइनस 2a अपॉन 3a, ये किसके वैल्यू आ गई, m स्क्वायर की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को, अब यहाँ पे रूट मत लो, इस m की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, m एलिमिनेट हो जाएगा और हम आंसर निकालेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे m की वैल्यू नहीं निकाल करके इसी इक्वेशन को मैं रिराइट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू, ध्यान से देखो पूरी इक्वेशन से मैंने क्या कर लिया, m कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x माइनस कितना हो गया 2a, यहाँ पे ध्यान से देखो बच गया a और कितना हो गया m स्क्वायर, और ध्यान से अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे तो m स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे m स्क्वायर बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ। जैसे स्क्वायर करूंगा y स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया m स्क्वायर, वैल्यू रखूंगा x माइनस 2a अपॉन कितना आ गया 3। ध्यान से देखो यहाँ पे हो गया x माइनस 2a माइनस a, और ये कितना हो गया x माइनस 2a अपॉन 3a, और इसका कितना हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया। यहाँ से देखो इस a से ये a कैंसिल आउट, 3 का एलसीएम लूंगा, 3 का स्क्वायर लगेगा, बाहर आके कितना आ गया 27, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ध्यान से देखो यहाँ तो बच गया x माइनस 2a अपॉन ये कितना हो गया 27 और a, ये 3 स्क्वायर इंटू 3 27, ये a ऑलरेडी है, यहाँ ध्यान से देखो 3 एलसीएम लोगे तो कितना हो गया 3 टाइम्स x माइनस 2a माइनस x माइनस 2a, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो अंदर बचेगा 2 टाइम्स x माइनस 2a, और स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 4 टाइम्स x माइनस 2a का होल स्क्वायर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया क्यूब, तो 4 अपॉन 27a और x माइनस 2a का होल क्यूब, ये हमारा। तो इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसान था यदि आपको इसके नॉर्मल की इक्वेशन याद है। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन याद नहीं है तो मेरा सजेशन है कि इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में ट्राई मत करो। तो फिर अगर आप घर पे ट्राई कर रहे हो तो कैसे निकालोगे नॉर्मल की इक्वेशन, सबसे पहले आप इसको पोलर फॉर्म में निकाल लो, या सॉरी इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में निकालो। पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे निकालोगे, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं 80 स्क्वायर 280 मान लो, टेंजेंट की इक्वेशन है, इसका स्लोप निकाल करके हम किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, नॉर्मल की। लेकिन अब यहाँ पे पैरामीटर कौन हो जाएगा, टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करो, टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू को उस मेन इक्वेशन के अंदर नॉर्मल की इक्वेशन में पुट कर दो, वो आपका एनवेलप हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 34। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, और क्वेश्चन नंबर 35 में यही सोल्व करवा देता हूँ, बड़ा आसान क्वेश्चन था, एनवेलप पे था। क्वेश्चन नंबर 35 और 35 का जो
आंसर है वो आंसर आपका 4 दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि आपके पास में एक कर्व है, एक्स कोस अल्फा, कर्व नहीं बहुत सारे कर्व्स हैं, एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, और दिया हुआ है कि अल्फा यहाँ पे जो है वो पैरामीटर है। और क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बोला गया, बस आपको क्या कैलकुलेट करना है, द इक्वेशन ऑफ द एनवेलप, एनवेलप की इक्वेशन निकालनी है जहाँ पे पी कांस्टेंट है और अल्फा पैरामीटर है। क्या करते हैं, अभी अभी इसी क्वेश्चन में बताया था, एनवेलप निकालने के लिए पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो, जैसे करोगे ये कितना हो गया, cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा तो x साइन अल्फा प्लस y और साइन अल्फा का कितना होगा cos अल्फा तो कितना हो गया y cos अल्फा इक्वल टू p, हमें कांस्टेंट दिया है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। हमें क्या करना है, जब पैरामीटर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर लिया तो हमें उस पैरामीटर को दोनों इक्वेशन से क्या करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ पे भी एलिमिनेट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे करोगे यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1। इसी तरह से वाई स्क्वायर की केस में भी 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ से क्या आएगा माइनस के 2 और यहाँ से कितना आएगा प्लस के 2, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ पी स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 और इसका आंसर 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आसान से क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 36 भी आसान है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपको गामा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो 2 है, पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। ध्यान से देखो क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, गामा 1/4, गामा 2/4 और गामा ये हो गया 3/4। ध्यान से देखो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके लिए आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए, और रिजल्ट ये है, मैं साइड में लिख देता हूँ कि गामा n और गामा 1 माइनस n की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई अपॉन साइन n पाई। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि n जो है आपके पास में इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर n इंटीजर हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा। इसको कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा 1/4 और ये कितना हो गया गामा, और देखो 2 से 2 टाइम्स तो कितना होगा गामा 1/2, और गामा इस 3/4 को मैं कितना लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/4। एज यूजुअल पहला रिजल्ट ये है। दूसरा रिजल्ट आप सबको पता है कि गामा 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। कुछ नहीं करना, इन दोनों को देखो, गामा n 1 माइनस n कितना हो गया पाई अपॉन दिस, तो इन दोनों की वैल्यू जो है वो तो कितनी होगी पाई अपॉन साइन n पाई, और n कितना हो गया, n की वैल्यू पाई/4 1/4 तो कितना हो गया पाई/4 इनटू इसके वैल्यू कितनी, स्क्वायर रूट ऑफ पाई। वैल्यू कैलकुलेट कर लो, sin पाई/4 कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऊपर जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई और स्क्वायर रूट ऑफ पाई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37, ये भी आसान सा क्वेश्चन था, 37, और इसका जो आंसर फर्स्ट है पाई अपॉन रूट 2। ठीक है, पाई अपॉन रूट 2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है 0 से लेकर के पाई/2 तक स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा। ठीक है, d थीटा, ये इंटीग्रेशन है और इस इंटीग्रेशन को आपको कैलकुलेट करना है। सिंपल सी बात है, इसके अंदर आप यूज कर लो अगेन बीटा गामा। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, गामा फंक्शंस आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया। हाँ, अब ध्यान से देखो, इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये होता है कि 0 से लेकर के पाई/2 और साइन अगर m थीटा और cos n थीटा d थीटा आपको दे रखा है, तो इसके वैल्यू होती है आपके पास गामा के फॉर्म में, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2/2। ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, लेकिन पहले इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये जो इक्वेशन आपको लिखी हुई है, इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, 0 से लेकर के पाई/2 तक tan थीटा कितना होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और पावर कितनी लगी है 1/2, तो sin की पावर जो है वो तो कितनी आएगी 1/2 थीटा, और cos की पावर क्योंकि नीचे है ऊपर लेके जाएंगे तो कितना आ गया -1/2 थीटा और d थीटा। इससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो m की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2 और n की वैल्यू कितनी मिल गई -1/2। अब ध्यान से देखो, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से m की वैल्यू 1/2 रखोगे, ध्यान से देखो 1/2 प्लस 1 कितना हो गया 3/2, तो कितना हो गया गामा 3/4। ये कितना हो गया -1/2 रखोगे तो +1/2 आ जाएगा, गामा 1/4। अगेन सेम चीज। अब ध्यान से देखो 1/2 -1/2 यहाँ पे पुट करोगे तो 1/2 -1/2 0, 2/2 कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 2, और गामा कितना हो गया 1। ठीक है, अगेन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा ये तो 1/4 आपका है, और इस पहले वाला रिजल्ट यूज करेंगे 1 -1/4
और अपॉन 2 ये लिखा हुआ नीचे। इसके वैल्यू कितनी होती है पाई अपॉन साइन एन पाई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई अपॉन साइन, और कितना हो जाएगा पाई बाई 4 और 1/2। ध्यान से देखो साइन पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, ये कैंसिल आउट आ जाएगा, ये कैंसिल होकर कितना आ जाएगा पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। आई थिंक ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 ये भी एक आसान क्वेश्चन था। और बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 में एक स्टैंडर्ड कर्व दिया हुआ है और इसका आंसर जो है वो आंसर है 2x + y + 2 = 0। ध्यान से देखो आपको एक कर्व डिफाइन करके दिया हुआ है और बोला गया है कि ये जो कर्व है x³ + y³ + 6 - 6xy सॉरी xy = 0 ये कर्व दिया हुआ है और आपको बोला गया है कि इस कर्व की क्या निकालनी है, आपको असिम्प्टोट निकालनी है। ध्यान से देखो कुछ कर्व होते हैं स्टैंडर्ड कर्व होते हैं, उन स्टैंडर्ड कर्व के बारे में आपको उनके रिजल्ट्स याद होने चाहिए। अगर आपको रिजल्ट्स याद है तो आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे। ये जो कर्व है इस कर्व को अगर आप कंपेयर करते हो इस कर्व से x³ + y³ = 3axy, ये आपके पास में कर्व दिया हुआ है। ये जो कर्व है इस कर्व को बोलते हैं फोलियम, और फोलियम जो बनता है वो इस तरह से बनता है, और ये जो लाइन होती है ये लाइन उसकी क्या होती है असिम्प्टोट होती है। और इस फोलियम के लिए जो असिम्प्टोट की इक्वेशन होती है वो होती है x + y + a = 0। अगर आपको याद है तो इससे कंपेयर करके देखो, यहां पे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2, हेंस सीधा असिम्प्टोट की वैल्यू कितनी आ गई x + y + 2 = 0। अगर आपको याद है 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, आपने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर याद नहीं है तो हम करते हैं अब इसका प्रॉपर तरीका कि कैसे हम इसको किसके असिम्प्टोट को कैलकुलेट कर रहे हैं। ध्यान से देखो कर्व क्या दिया हुआ है, कर्व के अंदर दिया हुआ है x³ + y³ = 2। इसको एक काम करो 6xy उधर ले जाओ, इसको लिख लेते हैं 6xy। इसके करते हैं हम लोग फैक्टर करोगे तो ये कितना हो गया x + y और ये हो गया x² - xy + y² = कितना हो गया 6xy। अब ध्यान से देखो इसके फैक्टर होंगे नहीं, या हम बात करें इसके फैक्टर करेंगे भी सही तो हमें क्या मिलेंगे इमेजिनरी, लेकिन हमें असिम्प्टोट कैसे निकालनी होती है, ऑफ कोर्स रियल निकालनी होती है। तो रियल फैक्टर मेरे पास में एक ही है, जो रियल फैक्टर होता है उसको रख लेते हैं, बाकी को क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x + y = 2। इसको मैंने डिवाइड किया कितना हो गया 6xy / x² - xy + y²। हम क्या करते हैं जिस फैक्टर के करेस्पॉन्डिंग असिम्प्टोट निकालते हैं उसको तो रख लेते हैं, और असिम्प्टोट निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे इस पे एक रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे इस पूरे पार्ट को हम y/x के फॉर्म में बनाएंगे, और असिम्प्टोट जब निकालते हैं तो जिस फैक्टर के अबाउट हम असिम्प्टोट निकाल रहे हैं उसकी जो स्लोप होती है m वही कितनी होती है y/x, लेकिन कब होती है जब x किसकी ओर अप्रोच करता है इन्फिनिटी की ओर। तो जब हम असिम्प्टोट निकालेंगे तो असिम्प्टोट, क्योंकि हमें पता है कि असिम्प्टोट कहाँ मिलती है हमें इन्फिनिटी पर, तो जब असिम्प्टोट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट हमेशा उस फैक्टर पे अप्लाई नहीं करते हैं जिस फैक्टर के करेस्पॉन्डिंग आप असिम्प्टोट निकालें। तो x + y को तो मैंने रखा एज इट इज, इधर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो लिमिट क्या हो जाएगी x टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है तब इस फैक्टर की जो स्लोप होती है m, जिसको आप dy/dx बोलते हो, वो किसके इक्वल होती है y/x के इक्वल होती है। इसका मतलब जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो y/x जो है वो किसकी ओर अप्रोच करेगा इस फैक्टर की स्लोप की ओर अप्रोच करेगा, और इस फैक्टर की स्लोप कितनी होगी दैट इज -1। इसको 0 के इक्वल रख लो, y = mx से कंपेयर कर लो। तो अब क्या करते हैं यहां पर भी हम लोग y/x के फॉर्म में बनाते हैं। तो ध्यान से देखो यहां पे मैंने x से ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया तो ये कितना हो गया 6, ये बन गया x², और x² से नीचे x² कैंसिल आउट तो ये हो गया 6/x। यहाँ पे कितना बच गया 1 माइनस मैंने x² को कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया y/x, और कितना हो गया y/x का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, y/x की वैल्यू कितने रख दो -1, और ये कितना हो गया x + y = 2। ध्यान से देखो ये कितना हो गया -6/1 + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस कितना हो गया 1। जैसे डिवाइड करोगे इसकी वैल्यू कितनी आ गई -2। दिस इंप्लाइज असिम्प्टोट की वैल्यू कितनी आ गई x + y + 2 = 0। ये हमारा आंसर है। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर वैसे तो स्टैंडर्ड कर्व है, आपको याद होना चाहिए। 38 के अंदर स्टैंडर्ड कर्व है, आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद है तो आप 1 मिनट के अंदर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। और क्वेश्चन नंबर 39 भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वैसे तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 39, और 39 का जो आंसर है वो आंसर होगा 2। देखो
गामा की डेफिनेशन है। गामा एन आप सबने पढ़ा है कितना होता है, 0 से इनफाइनाइट e की पावर -x, x की पावर n-1 और dx, ये गामा की डेफिनेशन होती है। लेकिन गामा की एक डेफिनेशन और होती है और उसको होता है, उसकी वैल्यू है 0 से 1। अभी ये जो गामा की डेफिनेशन है इसके अंदर जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो 0 से कितनी दे रखी है, इनफाइनाइट। 0 से अगर मैं आपको 1 दे दूं तो उसके अंदर गामा की डेफिनेशन जो है वो आपके क्वेश्चन में डिफाइन करके दी हुई है, log 1/x की पावर n-1 और dx, ये होती है। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, गामा की ये डेफिनेशन भी होती है और ये डेफिनेशन भी होती है। तो रिजल्ट को यूज करते हुए आप सीधा आंसर कौन सा होगा, 2। अब अगर मान लो रिजल्ट याद नहीं है तो मेनली ये तो हमें याद रहता ही है, तो ये इक्वेशन आप एज्यूम करके चलो कि गामा की वैल्यू ये है, ठीक है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसके अंदर क्या करना, log x को आप कितना मान लेना, इस इक्वेशन में log 1/x को कितना मान लेना, a मान लेना। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना, लिमिट देखो 0 रखोगे तो log कितना आ गया, इनफाइनाइट, और log इनफाइनाइट कितना होगा आपके पास में, माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। log इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया, सॉरी, जैसे 1 रखोगे log 1 कितना हो गया, 0, तो log 1 की वैल्यू 0, इंटरचेंज कर देना, ये रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा। तो इसमें क्या करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना, log 1/x को कितना लेना, t लेना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। वैसे स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39 और अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 14 ध्यान से देखो, इसका जो आंसर है वो आंसर आपके पास में 2 और 2 के अंदर है 1/24। बोला क्या गया है, आपको बोला गया है कि द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है और इंटीग्रेशन कितना दिया हुआ है, एक्स वाई dx और dy। ध्यान से देखो, और क्वेश्चन के अंदर बोला गया है किसके ऊपर निकालनी है, r के ऊपर, और r डिफाइन करके दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1, एंड साथ ही साथ बोला गया है इन किसके अंदर, पॉजिटिव और क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। पॉजिटिव क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या करनी है, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं, आपको लिमिट को क्या करना है, अप्लाई करना है। यहाँ पे जैसे लिमिट अप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, i इक्वल टू, मैं कितना लिख सकता हूँ इसको, पहले हम लिमिट लगाएंगे y की लिमिट कितनी हो जाएगी, देखो पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, मींस लोअर लिमिट दोनों की कितनी होगी, 0, क्योंकि पॉजिटिव क्वाड्रेंट में 0 0 होता है, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो लोअर तो कितनी होगी 0, अपर यहाँ पे y की तो कितनी होगी 1 - x, और x की कितनी हो जाएगी आपके पास में, दैट इज 1, y की वैल्यू 0 रख दो x एक्सिस पे, तो 1 आ गई। अब ध्यान से देखो, ये दिया हुआ आपके पास में x y dx और dy, सिंपल से कैलकुलेट करते हैं। पहले हम इंटीग्रेशन किसका, ये लिमिट किसकी है, y की, तो y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को बाहर ले लेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से लेकर के 1, ये x हो गया, ये अंदर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 - x, और ये कितना हो गया अपने पास में, सॉरी केवल y dy और बाहर इंटीग्रेशन dx, ठीक है। जैसे कैलकुलेट करते हो, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, y के रेस्पेक्ट y² 2 बाहर ले लो, तो इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, 1/2, ये 0 से 1, ध्यान से देखो x, y² 2, y² लिमिट पुट करोगे कितना आ गया, 1 - x का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया dx। चाहो तो आप इसको ओपन कर लो, x को अंदर मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन कैलकुलेट करो। ऐसा नहीं करके आप चाहो तो सीधा इसके अंदर बीटा फंक्शन यूज कर सकते हो। बीटा फंक्शन से वैल्यू कितनी होगी, 1/2, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो गया, m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू कितनी होगी 3, तो बीटा 2/3, और बीटा को गामा में चेंज करेंगे तो कितना होगा, गामा m गामा n, तो गामा 2 गामा 3/2 टाइम्स गामा, ये कितना हो जाएगा 5, इसको कैलकुलेट करोगे कितना आ गया 1/24, ठीक है। सिंपल सा रिजल्ट है, आप सबको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं दोनों रिजल्ट बोर्ड पे लिख देता हूँ कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहला तो मैंने लगाया यहाँ पे बीटा फंक्शन, तो बीटा की डेफिनेशन होती है कि बीटा mn जो होता है वो कितना होगा, 0 से लेकर के 1 तक, x की पावर m-1 और 1 - x की पावर n-1 और dx। पहला रिजल्ट मैंने ये अप्लाई किया। दूसरा रिजल्ट मैंने अप्लाई किया, गामा की डेफिनेशन लगाई बीटा के फॉर्म में, तो बीटा की डेफिनेशन गामा के फॉर्म में, और बीटा mn जो होता है गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस, ठीक है। दोनों रिजल्ट को यूज करो, ये आपको पता ही है, गामा 2 1 होगा, गामा 3 फैक्टोरियल 2 होगा, गामा ये 5 कितना होगा फैक्टोरियल 4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/4 कितना आ गया 24। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। तो इस पार्ट में हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 50 तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए